सो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त एमआर सीवी प्रजापति और आज मैं जैसे कि वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे को आप शेड्यूल देखे होंगे, टेलीग्राम चैनल पे है। तो उसमें थर्सडे से क्या स्टार्ट होने वाली थी पोल्ट्री, है ना? पोल्ट्री और हम पोल्ट्री में देखा जाए तो फर्स्ट यूनिट कवर करने वाले हैं कि पोल्ट्री सेक्टर ऑफ इंडिया। है ना? भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र और अर्थव्यवस्था, ठीक है? तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे गहन अध्ययन करेंगे इसके बारे में और टॉपिक वाइज़ टॉपिक ऐसे ही देखा जाए यदि 10-15 टॉपिक भी हैं, हमारे यूनिट कह सकते हैं उन्हें, तो हम इसे देखा जाए तो पेपर से पहले कर लेंगे, मुझे इतना विश्वास है और उसके लिए चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े। तो आई होप कि आपको भी इतना ही मेहनत करना चाहिए, जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ, है ना? तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एमआर सीवी प्रजापति और आज इस धमाकेदार क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। बेट विज़न इंस्टीट्यूट आपका तहे दिल से स्वागत करता है। चलिए बात करते हैं कि भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र और अर्थव्यवस्था, आखिर की भारत में पुराने ज़माने कह सकते हैं उसे, जो पिछले कई वर्षों से देखा जाए तो बैकयार्ड पोल्ट्री का पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा था कि छोटे गाँव घर बड़े-बड़े एरियाओं में क्या करते हैं, घर के पीछे पोल्ट्री का पालन करते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखे होंगे, है ना? आपने क्या किया होगा, देखा होगा। ठीक है? तो उसके बारे में देखते हैं कि आखिर फिर हमारी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, यह आज की डेट पे कहाँ स्टेबल करती है ना? तो इसमें हम बात करेंगे अपना कि वैश्विक स्तर पर स्थिति। तो इससे पहले हम बात करेंगे क्षेत्र एक संक्षिप्त परिचय कि आखिर हम क्यों कर रहे हैं और इसमें पारंपरिक से आधुनिक बदलाव कैसे आए हुए हैं। तो पिछले कुछ दशकों में देखा जाए तो भारत में जो पोल्ट्री उद्योग था, है ना? वह देखा जाए तो बहुत पिछड़ा हुआ था अन्य देशों की तुलना में और बात करें तो यह उद्योग जो था वह जो घर होते हैं उसके पीछे वाले एरिया पे खेती की जा रही थी। एक प्रकार से खेती कह सकते हैं उसे, बैकयार्ड फार्मिंग उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकयार्ड फार्मिंग यानी कि पीछे घर के पीछे हम क्या कर रहे हैं थोड़ी-सी मात्रा में 10-15 मुर्गियाँ रख कर के हम उन्हें पालन कर रहे हैं और अपना घर गुज़ारा चला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ना। तो यहाँ से उठकर एक हाइली ऑर्गेनाइज़्ड और व्यावसायिक और अत्याधुनिक तकनीक उद्योग बन गया है। अब देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के आधुनिक देखा जाए तो तरीके अपनाए जा रहे हैं जैसे कि डीप लीटर सिस्टम, है ना? सघन प्रणाली, बहुत सारी प्रणालियाँ जो मैं आपको आगे वाली क्लासेस में आपको डिस्कस करूँगा, बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के हाइली ऑर्गेनाइज्ड व्यावसायिक और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके देखा जाए तो उद्योग बन गया है। एक प्रकार से क्या बन गया है? उद्योग बन गया है ना? अब देखते हैं वर्तमान में आखिर इसकी इसकी स्थिति कैसी है? तो वर्तमान में यह क्षेत्र जो है ग्रामीण रोजगार का एक बड़ा ज़रिया बना हुआ है। जैसे मान लीजिए क्या आप बीच सिटी में मुर्गी पालन करेंगे? नहीं करेंगे ना। आप ग्रामीण एरिया में करेंगे या फिर कस्बे से थोड़ा दूर करेंगे या शहरों से थोड़ा दूर करेंगे, है ना? तो ग्रामीण लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्रदान हो रहा है इस चीज़ से। यहाँ तक कि बैकयार्ड जो फार्मिंग का जो सिस्टम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि आप पालिए, हम आपको सब्सिडी देंगे, जिससे कि देखा जाए तो मांस उत्पादन और अंडा का उत्पादन अच्छा हो सके, जिससे कि हमारा जो देश जो कुपोषण का शिकार कहीं न कहीं छोटे बच्चे या फिर बड़े भी लोग हो सकते हैं, उसको पोषण को या फिर संतुलित आहार में एक देखा जाए तो ऐड करके खाने का एक ज़रिया बन सके क्या? हमारा एग या फिर मीट, है ना? तो मीट में भी बहुत आगे बढ़ा है और देखा जाए तो अंडे में भी मैं आपको एक ग्राफ भी दिखाऊँगा, क्या कैसे होता है ना? तो एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करता है, यानी कि हम जब अच्छा पालन करेंगे तो हमारे देश को कहीं न कहीं ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, यानी कि जितना माल हम एक्सपोर्ट करेंगे बाहर, है ना? उतना ही हमको क्या होता है, प्रॉफ़िट होता है। अब बात करते हैं उद्योग की मुख्य ताकत आखिर कैसे हो सकता है? हम कैसे इस चीज़ को बढ़ाते हैं? तो उच्च उत्पादकता आखिर की हम जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, आखिर उसमें उच्च उत्पादकता कितनी है, कैसे बढ़ती है? तो आधुनिक ब्रीडिंग तकनीक का उपयोग करके, बेहतर चारे का उपयोग करके, है ना? जब हम आधुनिक ब्रीडिंग तकनीक का उपयोग करेंगे, तो कहीं न कहीं हमारी जो इंडस्ट्री है, वह बढ़ेगी और बेहतर चारे यानी कि भोजन या फिर क्या करके अपना अ कट करके और देखा जाए सप्लीमेंट के रूप में हम देते हैं। समेकित एकीकरण यानी इंटीग्रेशन मॉडल, आखिर इंटीग्रेशन मॉडल क्या होता है सर? तो बड़ी पोल्ट्री जो कंपनियाँ होती हैं, बड़ी-बड़ी पोल्ट्री कंपनियाँ देखो, कंपनी कैसे एस्टेब्लिश होती है? जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मैं एक कंपनी खोल लिया, क्या खोल लिया? कंपनी खोल लिया। अब मैं अपने कंपनी के ज़रिए सब्सिडी प्रदान कर रहा हूँ किनको? छोटे-छोटे गाँव या फिर थोड़ी से बड़े गाँव में, है ना? कि आप पालिए, आप इतने मुर्गी पालिए, हम चूज़े आपको प्रदान करेंगे, आपको पालन-पोषण करना है और फिर अंडा हमको एक्सपोर्ट करना है आपको। फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारी कंपनी जैसे हमारे 10-50 गाँव हो गए, अब 10-50 गाँव से हमने 10-50 गाँव को सब्सिडी दे दिया किसानों को, बड़े-बड़े, छोटे-छोटे किसानों को। अब वो क्या किए पालेंगे और जब पालेंगे तो कहीं न कहीं जो बेरोज़गार उनके गाँव के लोग भाग रहे थे, वो रोज़गार भी पालेंगे और फिर क्या करेंगे कि जब जो भी उत्पादन होगा वह वह क्या करेंगे फिर हमारी कंपनी को एक्सपोर्ट दे कर देंगे।
कुछ कम दामों में, है ना? तो उनका भी घर गुज़ारा चलते रहेगा और जो उनसे लोग जुड़े हैं उनका भी और फिर हमारी कंपनी क्या करेगी, हमारी कंपनी फिर मार्केट पे अपना माल उतारेगी, है ना? और कहीं न कहीं फिर यदि ज़्यादा मात्रा में हाई क्वालिटी रूप में देखा जाए तो हमारा इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में भी क्या करेंगे, बेचेंगे। जैसे कि मान लीजिए जो कड़कनाथ का जो अंडा होता है ना, कड़कनाथ का अंडा, मस्त एकदम उसका पैकेजिंग करके हम विदेशों में भी क्या करते हैं एक्सपोर्ट, तो कहीं न कहीं हमारे देश को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आई बात समझ में? तो छोटे किसानों की सफल भागीदारी होती है किसमें? इंटीग्रेशन मॉडल में, है ना? किफ़ायती पोषण आखिर हमें पोषण कैसे प्राप्त हो रहा है इस चीज़ से? तो भारत में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए सर्वाधिक मददगार ये पोल्ट्री फार्मिंग माना जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी और कहीं समझ ना आएगा तो बताइए कि भैया मेरे को समझ नहीं आता, आप बताइए फिर से दोबारा। अब बात करते हैं विश्व स्तर पर भारत की स्थिति क्या है? आखिर अंडा फार्मिंग में, है ना? मीट फार्मिंग में पोल्ट्री से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, आपको याद रखना है ना? तो विश्व स्तर पे वर्ल्ड लेवल पे हमारा कहाँ है? तो विश्व लेवल पे अंडा उत्पादन की जो रैंकिंग है भारत की, वो 2 नंबर पे है। कितनी खुशी की बात है। बताइए आप कि हमारा भारत देश कितना पोल्ट्री क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है कि 2 रैंकिंग है, यानी कि वर्ल्ड में दूसरा रैंक लगा हुआ है। अब बात करते हैं वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान, भारत आज पूरी दुनिया में अंडा उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर अपनी थाक जमाया हुआ है। मैंने इसलिए इस प्रकार से इसलिए लिखा है कि आप थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको याद हो सकेगा। चलिए बात करते हैं इसके अतिरिक्त चिकन यानी मांस उत्पादन के लिए कौन-सा मुर्गी का प्रकार पाला जाता है? तो ब्रॉयलर, अंडे के लिए लेयर, है ना? तो आपको ये याद रखना है। तो भारत दुनिया में चौथा स्थान बनाया हुआ है, किसमें? मीट उत्पादन में। कौन से मीट उत्पादन में? चिकन चिकन मीट, है ना? तो क्या कर रहे हैं? हम चौथा स्थान बनाए हुए हैं। यह रैंकिंग दर्शाती है कि भारतीय पोल्ट्री उद्योग किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और सुदृढ़ हो रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब चलिए बात करते हैं कुछ ग्राफ देख लेते हैं कि आखिर वार्षिक वार्षिक लेवल पे वर्ष पर यानी सालाना विकास दर कितना हो रहा है? यानी हमारी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है इंडिया की वह कितना बढ़ रही है? तो 2016-17 में देखिए 5.5% बढ़ी थी। फिर 2018 से 19 में देखा जाए तो 7.2% बढ़ी थी। फिर 2021 से 22 में 8.5% अब देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है प्रति साल। अब बात करते हैं वर्तमान में आखिर ये 2025-26 23 का भी डाटा हो सकता है। तो 10% प्लस है ना 10% प्लस इंडस्ट्री जा चुकी है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है ना? सीएजीआर क्या होता है सर देखिए कृषि क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों की तुलना में जो पोल्ट्री क्षेत्र की निरंतरता 8 से 10% की मजबूती पर वार्षिक विकास दर। अब देखिए सीएजीआर वार्षिक विकास दर दर्शाता है। सीएजीआर क्या हुए बनाए हुए है तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सीएजीआर की फुल फॉर्म आपको लिख कर के कमेंट करना है ना? क्या करेंगे? आप कमेंट करेंगे तभी मैं समझूँगा कि नहीं आप इच्छुक हो पढ़ने के लिए। तो ग्रामीण रोज़गार और सशक्तिकरण की बात कर लेते हैं, तो आजीविका और वित्तीय सुरक्षा, यह क्षेत्र भारत के लाखों छोटे और सीमांत किसानों को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार का ठोस अवसर प्रदान करता है। यानी कि हम ग्रामीण क्षेत्र में जब पालेंगे, तो कहीं न कहीं हमें कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी कि आखिर कोई बीमारी तो ना आ जाए, पुलोरम, गुम्बोरो, है ना? रानीखेत, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ होती हैं, वो तो नहीं हो रही, है ना? और जो फार्म मैनेजर होता है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो कहीं न कहीं हमें अपने गाँव से ही प्राप्त करना होगा ऐसे लोगों को। तो कहीं न कहीं रोज़गार का अवसर प्रदान कर रहा है। महिला सशक्तिकरण, आखिर महिला सशक्तिकरण में पोल्ट्री फार्मिंग क्यों भूमिका निभा रही है? तो जैसे बात करते हैं कि जो हमारी महिलाएँ हैं, वो घर में रहती हैं। क्या रहती हैं? घर में रहती हैं। तो भाई बैकयार्ड फार्मिंग तो कर सकती है ना, यानी घर के पीछे कुछ मुर्गियाँ तो पाल सकती हैं और उससे अपना घर गुज़ारा चला सकती कि नहीं चला सकती? तो घरेलू स्तर पर पोल्ट्री फार्मिंग को शुरू करके ग्रामीण महिलाओं ने बड़े पैमाने पर वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की है, यानी वित्तीय रूप से वो क्या हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं। तो आपको ये चीज़ क्या करना है, याद रखना है। अनुबंध खेती क्या होता है सर? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वही जो बताया ना, वही जो बताया जैसे मान लीजिए एमआरसीबी पोल्ट्री इंडस्ट्री हमने खोल दिया, ठीक है? अब क्या किया उस पोल्ट्री इंडस्ट्री क्या बन गई कंपनी बन गई है, जो कंपनी जो होता है जैसे मान लीजिए सगुना जैसी कंपनियाँ जो होती हैं ना, वह क्या करती हैं साझेदारी वाली करती हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे गाँव में मान लीजिए कोई किसान है ना? और वह पोल्ट्री के लिए इच्छुक है, हम उसे क्या करेंगे सब्सिडी प्रदान करेंगे, कुछ चूज़े प्रदान करेंगे और फिर वह देख-रेख करेगा, पूरा फार्मिंग-वार्मिंग करेगा और फिर जो मांस और अंडा उत्पादित होगा, वो हमारी कंपनी को देगा और हम कंपनी से फिर क्या करेंगे पूरी इंडिया पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ज़्यादा माल हुआ तो हम एक्सपोर्ट करेंगे कहाँ? विदेशों में। तो ये चीज़ ये क्या है? छोटे किसानों के बाज़ार मूल्य में होने वाले नुकसान जोखिम से पूरी सुरक्षा क्या करती है हमारी इंडस्ट्री प्रदान करती है। तो ये चीज़ आपको समझ आ रहा होगा। ये आप देख सकते हैं चित्र के द्वारा क्या किया गया है, दर्शाया गया है।
अब बात करते हैं पोषण सुरक्षा, आखिर हमें पोषण किस प्रकार से पोषण प्राप्त होता है पोल्ट्री से, है ना? और उपभोग का विभाजन, आखिर हम कैसे उपभोग करते हैं, है ना? कितने-कितने % पे उपभोग करते हैं, है ना? पोल्ट्री उत्पादों का बाज़ार हिस्सेदारी, सस्ता और उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन स्रोत होने के कारण देश में इसकी माँग तेज़ी से बढ़ रही है। देखो, सस्ता भी है और उच्च गुणवत्ता वाला भी है, प्रोटीन भी इसमें हाई पाया जाता है ना, तो आप अपनी संतुलितता बना सकते हैं पोषण के मामले पे। तो जैसे बात करते हैं हमें एक एक मुर्गी से क्या-क्या प्राप्त हो सकता है? यदि ब्रॉयलर है तो मांस प्राप्त होगा और यदि लेयर है तो अंडा प्राप्त होगा, है ना? और मूल्य वर्धिता या प्रोसेस्ड इसे देखते हैं कि आखिर शहरों में तेज़ी से बढ़ती माँग, तो कितने % बढ़ी है माँग, है ना? शहरों में तो 15% बढ़ी है और अंडे हम 30% देशव्यापी दैनिक आहार उपभोग पे उपयोग करते हैं। ब्रॉयलर चिकन मांस यह 55% देखा जाए तो इसका उपभोग है। सबसे पसंदीदा एवं सुलभ प्रोटीन साधन इसे माना जाता है ना? जैसे मान लो हमने बोला चलो यार मित्र आज हम अंडा बनाते हैं। अब मित्र बोलेगा अरे नहीं यार गुरु मुर्गा हुई जाए यार, मुर्गा हुई जाए मस्त, मस्त खाते हैं आराम से, है ना? लेकिन लाला अंग्रेजी साइड नहीं जाने का, ना देसी साइड, आई बात समझ में? इस क्षेत्र की मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? आखिर आखिर हमारी जो इंडस्ट्री है किन-किन चीज़ों से देखा जाए तो चुनौतीपूर्ण लड़ कर के आगे बढ़ रही है। तो जैसे बात करते हैं महँगा चारा, चारे में उपयोग होने वाले जो मक्का होता है और सोयाबीन की लगातार अस्थिर होती कीमतें किसानों की कुल लागत को अत्यधिक बढ़ा देती है। जैसे मान लीजिए हम पाल रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो हमें अब क्या चाहिए पोल्ट्री को खाने के लिए भोजन चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हम उसका भोजन खरीदेंगे। तो ये मक्का और सोयाबीन जैसे मान लीजिए लगातार अस्थिरता इसकी देखा जाए तो रेट बहुत अधिक होता है जिससे कि हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है खरीदने पे। फिर बीमारी का खतरा आखिर बीमारी का खतरा भी हो सकता है। कभी-कभी ऐसा होता है, ऐसे-ऐसे बीमारी आती है रानीखेत जैसी बीमारी कि पूरा फार्म का फार्म चौपट कर देती हैं, है ना? पूरे चूजे खत्म हो जाते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। तो जैसे बर्ड फ्लू है, एवियन इन्फ्लुएंजा जैसी महामारियों के कारण उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है ना? लॉस पड़ जाता है, इतना खतरनाक लेवल की बीमारियाँ होती हैं और माँग में बड़ी गिरावट देखने को फिर मिलती है ना? कोल्ड चेन का अभाव, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और परिवहन असुविधा कमी के कारण प्रोसेस्ड चिकन को सुरक्षित रूप से बाज़ार तक पहुँचाना भी कठिन हो गया है। ये चिकन क्या है? चिकन हम किसे कहते हैं? पोल्ट्री के मांस को कहते हैं। चीवन किसे कहते हैं? बकरी के मांस को कहते हैं, है ना? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आई बात समझ में? मटन, भेड़, भेड़ के मांस को, है ना? और कारा बीफ किसे कहते हैं? अपना बफैलो के मांस को और बीफ किसे कहते हैं? कैटल के मांस को। तो ये चीज़ आपको याद रखना है ना? अब बात करते हैं प्रमुख सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ। आखिर हमारी पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड किस प्रकार की देखा जाए तो सरकार के द्वारा योजनाएँ चलाई जा रही हैं और योजनाएँ भी लिखने में आ सकता है, तो आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे बात करते हैं एएचआईडीएफ फंड, इसका भी फुल फॉर्म आपको क्या करना है, लिखना है कमेंट सेक्शन में और बताइएगा आप, है ना? तो पशुपालन बुनियादी ढाँचे विकास कोष के अंतर्गत पोल्ट्री प्रोसेसिंग प्लांट्स के निर्माण हेतु आकर्षक ऋण और सब्सिडी की व्यवस्था की जाती है ना? फंड के ज़रिए। राष्ट्रीय पशुधन मिशन है ना? राष्ट्रीय पशुधन मिशन एलएम है ना? नेशनल लाइवस्टॉक मिशन। यह उच्च गुणवत्ता वाली नस्लों के विकास और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है ना? और बीमा और तकनीक सुरक्षा आखिर बीमा अब हमने तो पलवा दिया तो आखिर बीमा भी हम करेंगे ना। यदि मान लो कोई बीमारी से चौपट हो गई, पूरी पोल्ट्री फार्म ही बैठ गई, ठप हो गई, तो जो लगाया है किसान, है ना? तो उसका तो हमें भरपाई करना होगा फिर, नहीं तो साला वैसे न मर जाएगा, फांसी-वाँसी लगा के कहीं, है ना? तो बीमा और तकनीकी सुरक्षा क्या सरकार से प्रदान की जा रही है? तो छोटे पोल्ट्री फार्मों को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान और बीमा की योजनाएँ प्रदान की जाती है। आप जाएँगे, आप टीकाकरण करेंगे निश्चित रूप से है ना? टाइम-टाइम से, है ना? तो क्या होगा बीमारी से क्या रहेगा हमारा सुरक्षित रहेगा और यदि गलती से भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसपे तो हमारी सरकार क्या करती है बीमा भी देती है। चलिए बात करते हैं सरकार की मुख्य प्राथमिकताएँ तो ग्रामीण उ यु युवाओं के लिए उद्यमशील को सरल और सुगम बनाना, है ना? ऑर्गेनिक और एंटीबायोटिक मुक्त पोल्ट्री को बढ़ावा देना, ये क्या है सरकार की प्राथमिकताएँ हैं। और मैं बता दूँ आपकी ये क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है इन्हें लिखना है ना? ये जो टॉपिक बने हुए हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये जो मैं बता नहीं रहा ना, ये क्वेश्चन के रूप में लिखा नहीं है। ये जितने टॉपिक हैं सब आपके क्वेश्चन हैं, विगत वर्षों में आपको देखने को मिलेंगे, है ना? पोल्ट्री उत्पादों के वैश्विक निर्यात के स्तर को कई गुना तक बढ़ाने के लिए हमारी सरकार क्या करती है, ऐसी योजनाओं को चलाती है। बात करते हैं भविष्य की संभावनाएँ और रोड मैप, तो आपको ये सिर्फ़ समझदारी के लिए इस ग्राफ को देखना है कि आखिर स्मार्ट फार्मिंग मैंने आपको बताया कि आपको आपको यदि एलपीएम से कोई भी क्लासेस आपको देखने को मिलती है, तो फिर ऐसे पढ़ाया जाएगा कि फ्यूचर में यदि आप चाहें बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो आखिर किस-किस चरणों से आप करना चाहेंगे, वो भी इस क्लास में प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए स्मार्ट फार्मिंग क्या होता है, तो जलवायु नियंत्रण, क्लाइमेट कंट्रोल, सीड्स और ऑटोमेटेड फीडिंग प्रणालियों का बड़े पैमाने पर एकीकरण करना होगा। फिर मूल्य संवर्धन, तो रेडी टू
कुक और पैकेज्ड फ्रोज़न पोल्ट्री उत्पादों का शहरी क्षेत्रों में भारी विस्तार देखने को यानी कि करते हैं, करने को मिलता है ना? फिर वैश्विक निर्यात आखिर वैश्विक निर्यात विश्व में निर्यात कैसे करेंगे? तो मध्य पूर्व, मिडल ईस्ट और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के बाज़ारों में उच्च गुणवत्ता युक्त निर्यात की भारी तैयारी कर सकते हैं या फिर दे सकते हैं। आई होप दिस कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। है ना? और आप परेशान नहीं होंगे, टेंशन मुक्त होंगे। मैं ऐसे स्टूडेंट के लिए बात करता हूँ जो रियल में पढ़ने के लिए देखा जाए तो तैयार रहते हैं, है ना? जो कुछ सोच कर के आए हुए हैं। यदि हमारे क्लास में एक बच्चा भी देखा जाए तो अटेंड कर रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है और आप बताया करें, यदि आप कमेंट कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। हमें पता रहेगा कि हमारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, है ना? तो आपके लिए आप कभी मत सोचिएगा कि हमारा चैनल अभी छोटा है तो हम पढ़ाएँगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा पूरा, आपको ये याद रखना है। और हमारा सपोर्ट करना है, बेट विज़न इंस्टीट्यूट के साथ ऐसे ही बने रहना है ना? यहाँ-वहाँ ग्रुपबाज़ी पे ध्यान नहीं देना है ना? कन्याओं पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है और कन्याओं को भी बोलता हूँ कि बालकों पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है ना? तो आई होप दिस कि एक लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसे ही इंडिया